हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो लेके आ गया हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 to 4 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और आप मुझे ये भी बताना कि आप नेक्स्ट किस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो। तो जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा वो चैप्टर के वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 के एमसीक्यू। A magnet of magnetic dipole moment 5 ampere meter square is lying in uniform magnetic field of 7 into 10 raised to minus 4 Tesla, such that its dipole moment vector makes an angle of 30 degree with the field. The work done in increasing this angle from 30 degree to 45 degree about dash joule. So बच्चों यहाँ पे हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिवन है m इक्वल्स टू 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B इक्वल्स टू 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 टेस्ला। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ये मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रही है फील्ड के साथ और यहाँ पे थीटा 1 है 30 डिग्री और इस डाइपोल को हमें 45 डिग्री एंगल पे ले जाना है। यहाँ पे थीटा 1 30 डिग्री से यहाँ पे हमें थीटा 2 को 45 डिग्री ले जाना है। तो यहाँ पे हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। सो वर्क डन का इक्वेशन होगा वर्क डन W इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एम की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। यहाँ पे हमें मिलेगा 35 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू कॉस 30 हो जाएगा √3/2 माइनस 1/√2। 35 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 0.866 माइनस 0.707। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.56 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 जूल। सो यहाँ पे वर्क डन है ऑप्शन ए 5.56 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 जूल। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन डैश। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये गलत है। परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, ये भी गलत है। पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये सही है। जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होता है। और ऑप्शन डी है पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The horizontal and vertical component of magnetic field of Earth are same at some place on the surface of Earth. The magnetic deep angle at this place will be dash. So बच्चों यहाँ पे horizontal and vertical component of magnetic field यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, यानी यहाँ पे BV और BH की जो वैल्यू है वो सेम है और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक डीप एंगल। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे tan phi इक्वल्स टू BV अपॉन BH। यहाँ पे BV और BH की वैल्यू सेम है, सो यहाँ पे ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, सो हमें आंसर मिलेगा 1। अब tan phi की वैल्यू 1 कब होती है? तो जब phi की वैल्यू 45 डिग्री होती है तब tan phi की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पे जो phi है वो एंगल ऑफ डीप है। जो एंगल ऑफ डीप हमें पूछा है उसका आंसर आएगा 45 डिग्री। इनसाइड अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डैश। सो बच्चों यहाँ पे
एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो आउटसाइड द मैग्नेट है, तो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एन पोल टू एस पोल की तरफ जाती है। यहाँ पे एन पोल से एस पोल की तरफ जाती है। और इनसाइड द मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एस पोल से एन पोल की तरफ जाती है। सो यहां पे हमको पूछा है इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट। नहीं, यहां पे प्रेजेंट होती है एस पोल से एन पोल की तरफ। ऑप्शन बी है आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट। नहीं, पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट। ऑप्शन सी आर इन अ डायरेक्शन फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। नहीं, एन पोल टू एस पोल होता है लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट होता है। और ऑप्शन डी आर इन अ डायरेक्शन फ्रॉम एस पोल टू एन पोल। जी हाँ, एस पोल टू एन पोल होता है इनसाइड द मैग्नेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In non-uniform magnetic field, diamagnetic substance experience a resultant force dash। सो बच्चों यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं और हमें पता है कि जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से इंड्यूस होगी। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो S to N होती है। सो यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएंगे। अब इस साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Fs और इस नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Fn। और यहाँ पे जो Fs है वो Fn से ज़्यादा होगा, Fs ग्रेटर देन Fn। तो ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो साउथ पोल है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड में है और नॉर्थ पोल है वो वीकर फील्ड में है। तो इसी वजह से जो Fs है वो Fn से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो होगा Fnet इक्वल्स टू Fs माइनस Fn। तो ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि Fs इज ग्रेटर देन Fn। ओके, तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ ये मूव करेगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द रीजन ऑफ weak magnetic field. So option A is the correct answer. At a place on the earth, the horizontal component of Earth's magnetic field is √3 times its vertical component. The angle of dip at this place is dash. So बच्चों यहाँ पे हमको horizontal component दिया है, जो horizontal component है वो √3 times वर्टिकल कंपोनेंट है। सो हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ डीप। सो एंगल ऑफ डीप फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे tan phi इक्वल्स टू BV अपॉन BH। यहाँ पे हम BH की वैल्यू रखेंगे √3 टाइम्स BV। यहाँ पे BV कट हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 1 अपॉन √3। अब tan phi की वैल्यू 1 अपॉन √3 कब होती है? तो जब phi की वैल्यू π/6 होती है, यानी कि 30 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0 हैज द एंगल ऑफ डीप इक्वल टू डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 गिवन है और हमें एंगल ऑफ डीप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डीप होता है tan phi इक्वल्स टू BV अपॉन BH।
यहाँ पे BV की वैल्यू 0 है, सो यहाँ पे 0/BH होगा। सो यहाँ पे tan phi की वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो अब tan phi की वैल्यू 0 कब होती है? तो जब phi की वैल्यू 0 होती है तब tan phi की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। सो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप होगा 0 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A place where the horizontal component of Earth's magnetic field is 0 lies at dash। सो बच्चों यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 गिवन है। सो यहाँ पे BH की वैल्यू 0 है और हमें फाइंड करना है कि ये प्लेस कौन सा होगा। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे tan phi इक्वल्स टू BV/BH। यहाँ पे BH की वैल्यू हमें 0 गिवन है, सो BV/0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। सो tan phi की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? तो जब phi की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब tan phi की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मतलब कि यहाँ पे हमको एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री मिला। अब एंगल ऑफ डिप किस लोकेशन पे 90 डिग्री होता है? तो जियोमैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। तो ये प्लेस होगा ऑप्शन डी, वन ऑफ द जियोमैग्नेटिक पोल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A magnetic needle kept on horizontal surface oscillates in Earth magnetic field. If the temperature of this needle is raised beyond the Curie temperature of the material of the needle, then dash। सो बच्चों जो नीडल होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है। नीडल जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है और जब हम इस नीडल का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से हम ज़्यादा कर देते हैं तब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होती है, जो नीडल होती है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगी तब उसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगी, उसमें कोई मैग्नेटाइजेशन अब नहीं रहेगा और नीडल जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। और जब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी तब ये नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन नहीं करेंगी, मतलब उसका ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, द नीडल विल स्टॉप ऑसिलेटिंग। A bar magnet of length 2L, pole strength P and magnetic moment M is split into two equal pieces. The magnetic moment and pole strength of each piece will be dash and dash respectively. So बच्चों हमारे पास एक बार मैग्नेट है और उसकी लेंथ 2L है। इस बार मैग्नेट को हम बीच में से कट कर रहे हैं। सो हमें बार मैग्नेट के 2 पीस मिल जाएंगे ईच ऑफ लेंथ L। और अब हमारे पास एक सोलेनॉइड है और यहाँ पे जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होता है। मतलब कि जब हम बार मैग्नेट को बीच में से कट करेंगे या फिर सोलेनॉइड को बीच में से कट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ में जो चेंज आएगा वो दोनों में सेम ही चेंज आएगा। बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड दोनों में सेम चेंज आएगा। और यहाँ पे हम जब सोलेनॉइड को बीच में से कट करेंगे तब सोलेनॉइड के 2 पीस हमें मिलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है सोलेनॉइड का वो होगा m इक्वल्स टू NIA एंड जो पोल स्ट्रेंथ है वो होगा स्मॉल NIA। जब हम सोलेनॉइड को बीच में से कट करते हैं तब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हाफ हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे करंट में कोई चेंज नहीं आता, सो करंट सेम रहता है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम रहेगा। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m डैश वो हो जाएगा m/2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहे हैं इसीलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं पोल स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n डैश वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा।
करंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाएगी, पर जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम ही रहेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटाइजेशन फॉर वैक्यूम इज डैश। सो बच्चों, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटाइजेशन होता है m इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटाइजेशन कब मिलेगा? तो जब एटॉमिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएंगे तब हमें नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा, और नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तब हमें मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि मैग्नेटाइजेशन फॉर वैक्यूम, तो यहाँ पे वैक्यूम में कोई एटॉमिक डाइपोल्स नहीं होती है, वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, नथिंग। सो वैक्यूम का मैग्नेटाइजेशन कभी नहीं होगा। सो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन फॉर वैक्यूम इज 0। A bar magnet of magnetic moment M is placed in uniform magnetic field B such that vector M is parallel to vector B. In this position, the torque and force acting on it are dash and dash respectively. So बच्चों, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने बार मैग्नेट रखा है, और यहाँ पे N पोल है और यहाँ पे S पोल है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी S2N, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है M इज पैरेलल टू B, यानी कि M B के पैरेलल में है और M और B एक ही डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। सो इस पोजीशन में N पोल पर फोर्स लगेगा Fn फील्ड की डायरेक्शन में, और S पोल पर फोर्स लगेगा Fs फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे फोर्स एंड टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो होगा F नेट इक्वल्स टू Fn माइनस Fs। यहाँ पे Fn और Fs की वैल्यू सेम होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो यहाँ पे नेट फोर्स आएगा 0। अब टॉर्क कितना लगेगा? तो टॉर्क होगा mb साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। सो हमें मिलेगा mb साइन 0, साइन 0 हो जाएगा 0। सो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। सो नेट फोर्स भी 0 मिलेगा और टॉर्क भी 0 मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज 0.075, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डैश। सो बच्चों, यहाँ पे हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर गिवन है 0.075, और हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब काई एम हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, और यहाँ पे हम काई एम को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो काई एम इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। म्यू आर की वैल्यू है 0.075 माइनस 1। सो हमें आंसर मिलेगा माइनस 0.925। सो काई एम की वैल्यू हमें मिली माइनस 0.925। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Two similar magnets of magnetic moment M are arranged as shown in figure. The magnetic dipole moment of this combination is dash. So बच्चों, यहाँ पे हमें मैग्नेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट होगी S2N की तरफ, S2N, और दोनों मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट सेम गिवन है जो कि है M वेक्टर। और ये जो डाइपोल है, ये जो मैग्नेट है, इसकी डाइपोल मोमेंट होगी S2N इस तरफ, और इसकी डाइपोल मोमेंट भी हमको दी हुई है, सेम ही है M। तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे ये डाइपोल M1 है जो कि M है, और इस डायरेक्शन में जो है वो M2 है। इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू भी M है, और इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। सो हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे हम
पैरेललोग्राम की मेथड से यहाँ पे हम ऐसे रिजल्टेंट निकालेंगे। सो ये हो जाएगी नेट डाइपोल मोमेंट। तो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करनी है। सो नेट डाइपोल मोमेंट होगी, एम नेट होगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर और हमें फाइनल आंसर मिलेगा √2m। सो नेट डाइपोल मोमेंट होगी √2m। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ मैग्नेटिक नीडल kept non-parallel to the magnetic field in non-uniform magnetic field experiences dash। सो बच्चों यहाँ पे हमने मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड के वो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। तो उस पर फोर्स लगेगा या फिर टॉर्क लगेगा, या फिर फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेंगे या फिर दोनों नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉन पैरेलल रखा है। सो बच्चों यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक नीडल को नॉन पैरेलल रखेंगे तब उस पर फोर्स लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेंगे। लेकिन जब हम मैग्नेटिक नीडल को पैरेलल रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं, तब उस पर फोर्स लगता है लेकिन टॉर्क नहीं लगता है। सो यहाँ पे हमको पूछा है कि मैग्नेटिक नीडल को जब हम नॉन पैरेलल रखते हैं तब क्या होगा। तब यहाँ पे होगा उस पे फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ फोर्स एंड अ टॉर्क। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of a solenoid is ms. Current passing through it is 2 ampere. If the current is 4 ampere, find the new magnetic moment. So बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका इक्वेशन है ms इक्वल्स टू आई इंटू ए, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का करंट के साथ रिलेशन होगा ms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो बच्चों यहाँ पे करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है और 2 एम्पियर से हम 4 एम्पियर करते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे बच्चों करंट की वैल्यू 2 एम्पियर से 4 एम्पियर होती है, मतलब कि करंट यहाँ पे डबल होता है, फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर। तो बच्चों जब हम करंट की वैल्यू को डबल करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी डबल होगी। सो जो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो होगी ms टू 2ms। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन ए है चार्ज एट द रेस्ट। सो बच्चों जो चार्ज रेस्ट पे होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है। ऑप्शन सी चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे इलेक्ट्रिक पोल पूछा है, सो इलेक्ट्रिक पोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा। सो यहाँ पे ए बी और डी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और जो चार्ज मोशन में है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज 5 एम्पियर इंटू मीटर एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ इट इज 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इट। सो बच्चों यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ गिवन है 5 एम्पियर इंटू मीटर, मैग्नेटिक लेंथ गिवन है 2l इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जो मीटर में होगी 0.1 मीटर, और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन होगा pb इंटू 2l। यहाँ पे pb है 5 और 2l की वैल्यू है 0.1, सो हमें मिलेगा 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट
आंसर। A thin long piece of magnet when suspended freely we find it in direction। सो बच्चों यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, उसको हमने ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया है, तो ये बार मैग्नेट किस डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो हमें पता है कि जब हम बार मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक नीडल को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ साउथ। गिव द फॉर्मूला of magnetic field of current loop of radius a at a point on its axis. The point is at a distance of x from the center of the loop where x is greater than a. So बच्चों यहाँ पे एक करंट लूप है और इस करंट लूप की रेडियस है a और यहाँ पे I करंट फ्लो कर रही है और ये है करंट लूप की एक्सिस और यहाँ पे सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है B और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका फॉर्मूला हमें बताना है और यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। सो इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब कि M और B सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं और यहाँ पे M और B की डायरेक्शन सेम है। सो यहाँ पे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होगा B ऑफ x इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Velocity of an electron moving round the center of an atom is v. Find its orbital magnetic moment. So बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो r रेडियस की ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल करंट बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। सो यहाँ पे हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट MO इक्वल्स टू I इंटू A और यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट का इक्वेशन होगा रेडियस और वेलोसिटी के टर्म में, जो होगा EV अपॉन 2 पाई R। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर 3 में डिराइव किया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे करंट की वैल्यू है EV अपॉन 2 पाई R और यहाँ पे एरिया होगा पाई R स्क्वायर। यहाँ पे 1R कट हो जाएगा, पाई पाई कट हो जाएगा। सो हमें मिलेगा 1/2 EVR। सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा 1/2 EVR, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो बच्चों जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, उसका इक्वेशन है E अपॉन 2ME। यहाँ पे E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻10 और इसका यूनिट होगा, यहाँ पे ऊपर चार्ज है और नीचे मास है, सो यहाँ पे इसका यूनिट बनेगा कूलम पर केजी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट answer. A magnetic pole has a pole strength 10 ampere into meter. It is placed in a magnetic field of intensity 10⁻² Tesla. Find the force on the pole. So बच्चों यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ गिवन है 10 एम्पियर इंटू मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻² टेस्ला और हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन दी पोल। तो फोर्स
ऑन दी पोल। इसका इक्वेशन होगा F इक्वल्स टू P इंटू बी। यहां पे पोल स्ट्रेंथ है 10 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻²। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Magnetic dipole moment of a bar magnet is 2 I cap ampere meter square and the magnetic field intensity is 10⁻⁵ Weber per meter square in y direction. Calculate the torque on the magnet. So बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m इक्वल्स टू 2 I cap एम्पियर मीटर स्क्वायर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर b इक्वल्स टू 10⁻⁵ जो कि y डायरेक्शन में है, इसीलिए यहां पे आएगा j कैप। और हमें फाइंड करना है टॉर्क ऑन दी मैग्नेट। सो यहां पे टॉर्क का इक्वेशन होगा टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। यहां पे m की वैल्यू है 2 I कैप, मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁵ j कैप। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁵ और I क्रॉस जे कैप हो जाएगा K कैप और इसका यूनिट आएगा न्यूटन इंटू मीटर। सो 2 इंटू 10⁻⁵ K कैप। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गिव द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों जब हम बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब उस पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क का फॉर्मूला होगा वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। सो यहां पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। SI यूनिट ऑफ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश। सो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन है phi E इक्वल्स टू E इंटू A और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका इक्वेशन है phi B इक्वल्स टू B इंटू A। और यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो लेना है। सो यहां पे phi E की वैल्यू है E इंटू A और phi B की वैल्यू है B इंटू A। यहां पे A कट हो जाएगा, सो हमें मिलेगा E अपॉन B और E अपॉन B जो होता है C मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट। सो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश। सो बच्चों जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका इक्वेशन है phi b इक्वल्स टू B इंटू A और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम यहां से डिराइव कर सकते हैं F इक्वल्स टू IL B। यहां पे हम B को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा B इक्वल्स टू F अपॉन IL। यहां पे हम B की वैल्यू रखेंगे F अपॉन IL इंटू A। यहां पे फोर्स के डायमेंशन हो गए M1 L1 T-2। A के डायमेंशन है L2। यहां पे करंट I के डायमेंशन हो गए A1 और लेंथ के डायमेंशन हो गए L1। यहां पे M1 यहां पे L1 कट हो जाएंगे, सो हमें यहां पे मिलेगा ओनली L2 T-2 और A1 ऊपर चला जाएगा, सो यहां पे हमें मिलेगा A-1। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन हो गए M1 L2 T-2 A-1। सो यहां पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन
इज एन एंगल बिटवीन डैश। सो बच्चों जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गिव द रिलेशन बिटवीन बी, बीवी एंड BH। सो यहाँ पे करेक्ट रिलेशन होगा B इक्वल्स टू √BH² प्लस BV²। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following represents Gauss law for magnetic field? So Gauss law for magnetic field होता है surface integral of magnetic field over a closed surface is always 0। मतलब कि integration over a closed loop B dot dA equals to 0। So यहाँ पे option B is the correct answer। The total intensity of the magnetic field of the earth at equator is 6.5 unit। What is its value at pole? So बच्चों ये अर्थ है और ये अर्थ की एक्सिस है और इस अर्थ के अंदर हम एक जायंट बार मैग्नेट को इमेजिन कर सकते हैं। ये इक्वेटर है और ये पोल है और इक्वेटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6.5 और यहाँ पे पोल पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है मतलब कि ये जो पोल है ये बार मैग्नेट की एक्सिस पर है। सो हमें एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो जो पोल पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर। सो यहाँ पे इक्वेटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 6.5। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 13 यूनिट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डोमेन फॉर्मेशन इज द नेसेसरी फीचर ऑफ डैश। सो बच्चों जो डोमेन फॉर्मेशन होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिज्म इज द करेक्ट आंसर। अ हिस्टेरेसिस इज अ डैश। सो बच्चों जो हिस्टेरेसिस ग्राफ होता है वो बी मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी का होता है। हम किसी भी ग्राफ को y वर्सेस x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने y एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लिया है और x एक्सिस पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिया है। सो हिस्टेरेसिस जो ग्राफ होगा वो b वर्सेस h का होगा यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज रिटेंटिविटी? सो बच्चों हमने थियरी में पढ़ा है हिस्टेरेसिस ग्राफ में कि जब h की वैल्यू 0 होती है तब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसे हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। h की वैल्यू 0 होती है तब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसे हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ b व्हेन h इज 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ डैश। सो बच्चों क्यूरीज लॉ जो होता है क्यूरीज लॉ वो होता है काई इक्वल्स टू सी म्यू 0 अपॉन टी और यहाँ पे जो c है वो क्यूरीज कांस्टेंट है और म्यू 0 है वो परमिएबिलिटी है। सो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।